नमस्कार। महाराजा सूरजमल पीजी महाविद्यालय अजबपुरा गठवाड़ी की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। मैं मौसीम खान, व्याख्याता इतिहास, आज आप सभी के सामने बीए द्वितीय वर्ष का पहला प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारत का इतिहास का मोस्ट टॉपिक इल्तुतमिश, जो 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है, कोरोना संक्रमण के कारण महाविद्यालय में कक्षाओं का आयोजन नहीं हो पा रहा है, इसलिए महाविद्यालय की ओर से ऑनलाइन क्लासेस का इंतज़ाम किया गया है ताकि आप सभी विद्यार्थियों तक बीए द्वितीय वर्ष इतिहास विषय की कक्षाएं आप सभी को उपलब्ध हो सके। और हमारी ओर से पूरी कोशिश होगी कि ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी को अच्छे से अध्यापन कार्य करवा सकें। तो चलिए, आज हमारा जो टॉपिक होगा वह है इल्तुतमिश। राजस्थान विश्वविद्यालय के जो बीए सेकेंड ईयर का प्रथम प्रश्न पत्र है, जब एग्ज़ाम होता है तो ये 20 नंबर का बड़ा प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। हो सकता है कि इस बार भी आपके ये प्रश्न पत्र में 20 नंबर का बड़ा प्रश्न इसी से पूछा जाए, क्योंकि दिल्ली सल्तनत की स्थापना में इल्तुतमिश का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। थोड़ा सा इल्तुतमिश के सामान्य परिचय के बारे में हम जानेंगे। कौन था और कैसे इसको सत्ता प्राप्त हुई, इसके बाद इसने कैसे जो सत्ता प्राप्त की, और उसके बाद उत्तर भारत में विशेषकर अपनी सत्ता का इसने विस्तार किया। तत्कालीन जो फारसी इतिहासकार है मिन्हाजुस सिराज, उनका मानना है कि इल्तुतमिश तुर्क जाति के इल्बारी जो सरदार था आलम खां, उसका बेटा था। उसके कई पुत्र थे। बचपन से ही इल्तुतमिश दिखने में सुंदर और होनहार था, अतः इसके भाई इससे थोड़े से जलते थे, तो उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाकर इसको बेच दिया। बाद में ये एक दास व्यापारी जलालुद्दीन के हाथ लगा, उसने इसको खरीद लिया। एक प्रधान काजी था, पहले उसको बेचा गया था, उससे उसके बेटों ने उनको दास व्यापारी जलालुद्दीन को बेच दिया। उस जलालुद्दीन से जो मोहम्मद गोरी का जो सेना नायक था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने इसको खरीद लिया। किसको? इल्तुतमिश को खरीद लिया। इल्तुतमिश को खरीदने के पश्चात उसने उसको अपनी सेना में भर्ती कर लिया। सेना में भर्ती होने के पश्चात इन्होंने साहस और अपने पराक्रम से ऐबक का दिल जीत लिया। जब 1205 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने जो पंजाब की एक लड़ाकू जाति खोखरों के खिलाफ अभियान किया 1205 ईस्वी में, तब इल्तुतमिश ने साहस और पराक्रम का परिचय दिया, जिससे मोहम्मद गोरी काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को बुलाकर उससे महत्व देने और उसे दास्ता से मुक्त करने के कहा। इसलिए ऐबक ने बाद में उसको दास्ता से मुक्त कर दिया था। इसके पश्चात गोरी की मौत के बाद, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि दिल्ली और आगरा के क्षेत्रों पर कुतुबुद्दीन ऐबक का अधिकार था। उसका एक प्रमुख सेना नायक था गोरी का। उसने सबसे पहले उसको सर जानदार के पद पर नियुक्त किया इल्तुतमिश को। इसके पश्चात उसको अमीर शिकार का पद पर पहुँचाया, अमीर शिकार का पद दिया। तत्पश्चात उसको जब ग्वालियर का दुर्ग जीता कुतुबुद्दीन ऐबक ने, तब उसको ग्वालियर का दुर्ग का रक्षक बनाया।
इसके पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश के साथ कर दिया और साथ ही उसे बदायूं का गवर्नर भी नियुक्त कर दिया। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी तब वे बदायूं का गवर्नर ही था, बदायूं का गवर्नर ही था। 1210 में जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई तो लाहौर के जो तुर्क अधिकारी, आपको ये बात क्लियर कर दूँ, जब कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासन था उत्तर भारत में उसके दो मुख्य केंद्र थे, लाहौर और दिल्ली। वैसे तो मोहम्मद गोरी के 3 सेनानायक थे, मोहम्मद गोरी के कोई पुत्र नहीं था। नासिरुद्दीन कुबाचा जो सिंध का सूबेदार था, सिंध और आसपास के इलाकों पर, और ताजुद्दीन यल्दौज वह गजनी जो मोहम्मद गोरी का पैतृक क्षेत्र था वहाँ का गवर्नर था, और भारतीय क्षेत्र का गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया गया था। तो लाहौर के जो तुर्क अधिकारी थे उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी, बताया जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र भी था आराम शाह, उसको गद्दी सौंप दी, उसको सिंहासन पर बैठा दिया। लेकिन वह एक योग्य व्यक्ति तो नहीं था। इल्तुतमिश अपनी योग्यता का परिचय दे चुका था और दिल्ली सल्तनत में काफ़ी प्रसिद्ध भी हो चुका था। तो दिल्ली के तुर्क अधिकारियों ने बयाना से उसको बुलाया और उसको दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने के लिए राजी कर लिया। उसने आराम शाह को पराजित करके दिल्ली और आगरा के क्षेत्रों पर अधिकार करके स्वयं दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन गया। अब इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का सुल्तान तो बन गया था, लेकिन उसके सामने कई समस्याएं थीं जिसका मैं अब आपके सामने उल्लेख करूंगा। कुछ बिंदुओं के माध्यम से उनकी समस्याओं को समझेंगे ताकि वे आसानी से समझ सके। इल्तुतमिश की कठिनाइयाँ, समस्याएं बोल सकते, कठिनाइयाँ बोल सकते। इल्तुतमिश की कठिनाइयाँ। अच्छा, इल्तुतमिश को अल्तुतमिश के नाम से भी जान सकते हैं, कुछ बुक्स में उनको प्रोनाउंसिएशन का अंतर है, अल्तुतमिश भी बोल सकते हैं, इल्तुतमिश। यहाँ ज़्यादा प्रसिद्ध नाम इसका इल्तुतमिश ही मिलता है। पहली जो समस्या थी उनके सामने तुर्क अमीरों की समस्या। तुर्क अमीरों की समस्या, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। थोड़ा सा मैंने आपको पहले ही बता दिया। तुर्क अमीरों की जो समस्या थी वह ये थी कि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि लाहौर के तुर्क अधिकारियों ने आराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया था, और दिल्ली के तुर्क अधिकारियों ने, क्योंकि दिल्ली के जो तुर्क अधिकारी वर्ग थे वो चाहते थे कि कौन बैठे, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का सुल्तान तो बन गया था, लेकिन बहुत सारे तुर्क अधिकारी जो अपने आप को उससे श्रेष्ठ समझते थे, जो गोरी और ऐबक के समय ऊंचे ऊंचे पदों पर थे, क्योंकि इल्तुतमिश ने जो अपनी तरक्की की थी वो काफ़ी कम समय में कर पाए थे, तो वे भी गद्दी के दावेदार बने हुए थे और वे चाहते थे कि हमें भी मौका मिले। इसी तरह से मोहम्मद गोरी के जो 2 प्रमुख सेनानायक, जो गजनी में ताजुद्दीन यल्दौज था और सिंध के आसपास कुबाचा था, वे अभी जीवित थे और वो भी गद्दी के दावेदार थे। यहाँ तक कि जो गजनी का जो सूबेदार था, गजनी का जो शासक था, ऐबक के मरने के बाद उसने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था और वो दिल्ली सल्तनत पर अपनी दावेदारी पेश करता था और इल्तुतमिश को अपना सूबेदार बताता था। इसलिए उसने इल्तुतमिश के लिए अपने राज्य चिन्ह भी भिजवा दिए थे। हालांकि इल्तुतमिश ने समय को ध्यान में रखते हुए, चूँकि उनकी स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी, तो उन्होंने उसको अपना लिए थे और दिल में लेकर उसने ठान रखा था कि समय आने पर मैं इसका बदला अवश्य लूँगा। इसी तरह से नासिरुद्दीन जो कुबाचा था, सिंध में जो उच्च का पहले सूबेदार था और सिंध के पूरे आसपास के क्षेत्रों को उसने अधिकार कर लिया था। इसके अलावा उसने लाहौर और पंजाब के बहुत सारे क्षेत्रों को भी ऐबक के समय और ऐबक के बाद उसने हथियाना शुरू कर दिए थे। तो ये समस्याएं किसके सामने बनी हुई थी, इल्तुतमिश के सामने, और अंदरूनी और बाहरी दोनों रूप से जो बाहरी तुर्क अधिकारी थे और अंदर के तुर्क अधिकारी थे उनसे ये समस्या बनी हुई थी, चाहे वो दरबार में स्थित तुर्क अधिकारी हो या फिर अवध, वाराणसी, तराई के क्षेत्रों में जो तुर्क अधिकारी थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था, तो उनको भी इनको दबाना था। तो पहली समस्या के सामने तुर्क अमीरों की समस्या थी। दूसरी जो थी वह थी सेना का विश्वास प्राप्त करना।
विश्वास प्राप्त करना। किसी भी राज्य का शासन चलाने के लिए एक अच्छी सेना की आवश्यकता होती है। इसी को ध्यान रखते हुए इल्तुतमिश को भी विश्वास था कि अगर मुझे एक सुदृढ़ शासन सत्ता को स्थापित करना है तो एक शक्तिशाली सेना की आवश्यकता है। ये दुर्भाग्य की बात थी कि जिस दिल्ली सल्तनत के सेना नायक अली इस्माइल खान जो प्रमुख सेना नायक थे दिल्ली सल्तनत का, उसी ने बयाना से इल्तुतमिश को दिल्ली के लिए आमंत्रित किया था, दिल्ली की सत्ता के लिए। लेकिन बाद में वही अली इस्माइल खान किसका विरोधी हो गया था? इल्तुतमिश का विरोधी हो गया था। अतः सेना को सबसे पहले विश्वास में लेने की उसको जद्दोजहद करनी पड़ी। किसको? इल्तुतमिश को। उस सेना का विश्वास प्राप्त करना उसके लिए बड़ी कठिनाई साबित हुई। इसी तरह से उसकी जो अगली जो समस्या थी वह हिंदू सरकारों की समस्या। हिंदू सरकारों की समस्या जैसे ही ऐबक की मृत्यु हुई तो ऐबक के द्वारा जो क्षेत्र हथियाए गए थे, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार की थी, जिनको दिल्ली सल्तनत के अधीन अंदर रखा गया था, उन्होंने धीरे धीरे अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। इन राज्यों में जालौर, रणथंभौर, अजमेर, सांबर, ग्वालियर ये आदि हिंदू राजपूत और हिंदू राज्य थे जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। अतः इल्तुतमिश के सामने इन पड़ोसी राज्यों को जीतना या इनको अपने अधीन करना उसके लिए बड़ी कठिनाइयाँ थी जिससे उसको निपटना था। ठीक है, हिंदू सरकारों की समस्या। चौथी समस्या उत्तर पश्चिमी सीमा की समस्या। उत्तर पश्चिमी सीमा की समस्या। उत्तर पश्चिमी सीमा की समस्या का सबसे जो महत्वपूर्ण जो समस्या थी वह मंगोल समस्या थी। कौन सी समस्या? मंगोल। 13वीं सदी के प्रारंभ में चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल से एक जनजाति जो लड़ाकू जनजाति थी, जो काफ़ी बर्बर भी थी और अपने पास हो जाती थी, उसने लगभग मध्य एशिया, ईरान, फारस, तुर्किस्तान आदि क्षेत्रों को रोंदते हुए उन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था और वहाँ के जो जनजातीय वर्ग थे वह इधर उधर भागने लग गए थे। यानी कि बताया जाता है कि लगभग पूरे विश्व की भूमि का उन्होंने लगभग 20 से 22% क्षेत्रों को अपने अधिकार में ले लिया था। अतः मंगोल उस समय एक काफ़ी जुझारू लड़ाकू जाति थी, उससे आसानी से जीता नहीं जा सकता था। तो उत्तर पश्चिमी सीमा जब दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना इल्तुतमिश, तो उसके सामने मंगोल समस्या भी आ खड़ी हुई, क्योंकि ख्वारिज़्म जो एक राज्य था मध्य एशिया में, उसको पराजित कर मंगोल शासकों ने उस राज्य को अपने अधीन कर लिया और वहाँ का जो राजकुमार था जलालुद्दीन माकबन्नी, वो भागकर पंजाब की ओर आ गया। पंजाब की ओर आ गया और पंजाब के कुछ क्षेत्रों को उसने अधिकार कर लिया और जो पंजाब की लड़ाकू जाति थी खोखरों से उससे मैत्री संबंध स्थापित कर लिए ताकि वह अपने आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर सके। इस वजह से उस जलालुद्दीन माकबन्नी और मंगोल समस्याओं से किसको निपटना था? इल्तुतमिश को निपटना था। ये बड़ी कठिनाई उनके सामने थी, इल्तुतमिश के सामने। इसी तरह से पांचवी जो समस्या थी खोखरों की समस्या। खोखरों की समस्या झेलम और सिंध के बीच खोखर जनजाति पंजाब में रहती थी, काफ़ी लड़ाकू जाती थी, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया गया है। और ये निरंतर आक्रमण करते रहते थे पंजाब और इसके आसपास के क्षेत्रों पर। और चूंकि इससे पहले मैंने आपको बताया कि जलालुद्दीन माकबन्नी भी इनसे साठगांठ कर रहा था और हो सकता है कि आने वाले समय में इल्तुतमिश को डर था कि आने वाले समय में ये दिल्ली सल्तनत को चुनौती दे सके।